तो आइसग्रोव का जो प्रॉब्लम सीरीज चल रहा है, हमको लगता है आज उसका 9th लेक्चर है, यानी 9th क्वेश्चन पर हम लोग आए हैं। आज क्वेश्चन नहीं, आइसग्रोव में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस टॉपिक पर बेस्ड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको लगता है क्या है कि एक सर्किल है, तो सर्किल का रेडियस आर हुआ, ठीक है। ये सर्किल का रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। अब आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर भी सर्किल का रेडियस आर ही होगा। ये पॉइंट ले लो तो इस पॉइंट पर भी सर्किल का रेडियस आर ही के बराबर होगा, अगर ये सर्किल है तब, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जनरल कर्व ले लिया जाए, एक जनरल कर्व ले लिया जाए, मतलब लेट अ particle is moving on a general curve, ना स्ट्रेट लाइन ना सर्कुलर मोशन, मतलब एक जनरल कर्व पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ जनरल कर्व, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ जनरल कर्व। मेंस और एडवांस में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए ये कंटेंट हम डील कर रहे हैं अभी आपको। जनरल कर्व, मान लीजिए वो जनरल कर्व कुछ इस तरह का है ना। तो आप इसमें कोई जितना भी आप काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला वगैरह पढ़ते हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का मोशन एक जनरल कर्व में है। और मान लीजिए ये कर्व एक्स वाई प्लेन में है, ये भी मान लेते हैं ये कर्व एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। मान लीजिए किसी टाइम पर ये पार्टिकल पी पॉइंट पर है, किसी टाइम पर ये पार्टिकल पी पॉइंट पर है। लेट at t second the particle is at p, the particle is at p, the particle is at p, है ना। सुनिएगा बात को, ठीक है। अब पार्टिकल इस कर्व पर मूव करता चला जाएगा। मान लीजिए हम एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम p पर अगर लें तो पार्टिकल p से घसक करके p डैश पे आ गया, जहां पे p डैश p के बहुत ही क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। वो तो थोड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गैप दिखा दिया है, हालांकि इन दोनों के बीच का गैप इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है, ठीक है। लेट द पार्टिकल moves from P to P dash, moves from P to P dash, where P dash is very close to P, P dash P के बहुत ही क्लोज है, P dash is very close to P, very close to P। यानी आप कह सकते हैं कि P डैश P को ही टेंड कर रहा है, बात फॉलो किए, है ना। यानी P डैश लगभग P पर ओवरलैप है। करना क्या है यहाँ पर, आप करो क्या कि पार्टिकल तो गया है P से P डैश तक, और फिर पार्टिकल इस तरह से आगे बढ़ जाएगा कर्व पर, है ना। लेकिन इतना मोशन जो हुआ है ना, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं क्या, तो वो सुन के आप चौंक जाइएगा। पीपी डैश को एक आर्क लेते हुए आप एक सर्किल ड्रॉ कर दें यहाँ पर। पीपी डैश को एक आर्क लेते हुए आप एक सर्किल ड्रॉ कर दो। ये एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया। पीपी डैश को आर्क लेते हुए मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्किल। क्लियर है, समझिएगा बात को। टेकिंग PP dash as an arc, we imagine a circle as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, shown in figure।
तो गलतफहमी में ये मत रहिएगा कि पार्टिकल P से P' पर गया और इस सर्कुलर पाथ पर आ गया, नहीं, ये सर्किल बस एक इमेजिन किया गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि P पर पार्टिकल का मोशन इस सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। बात फॉलो किए, P पर पार्टिकल का मोशन एक सर्कुलर मोशन है, हालांकि मोशन तो उसका जनरल कर्व पर है। बात फॉलो किए, इट कैन बी इमेजिन, it can be imagined, it can be imagined, it can be imagined that the motion of P, the motion of P, the motion of P is, yeah, the motion at P is circular motion, is circular motion, circular motion। बोलिए क्लियर है? और तो इस P पर और P के बहुत ही क्लोज एक पॉइंट P' लेकर के आपने जो सर्किल इमेजिन किया, उस सर्किल का तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मान लीजिए उस सर्किल का सेंटर C पर है। बात फॉलो किए, है ना? अगर उस सर्किल का सेंटर C पर है तो यही C कहलाएगा P पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, P पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ C इज द सेंटर ऑफ दैट हाइपोथेटिकल सर्किल, ये इमेजिनरी सर्किल है, इफ C इज द सेंटर ऑफ हाइपोथेटिकल सर्किल, hypothetical circle, then C is called center of curvature at point P. C is called center of curvature at P। बात फॉलो किए, और इस तरह से हर पॉइंट पर आप उस तरह का एक इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं और हर पॉइंट पर आपको एक सर्किल ऑफ कर्वेचर मिलेगा। बात फॉलो किए, क्लियर है? और अब अगर P से C को मिला दें तो ये जो PC होगा, अगर इसको हम R मान लें, PC को R, तो R कहलाएगा P पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। R क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, है ना? अगर PC इज इक्वल टू R, अगर PC इज इक्वल टू R, तो ये R कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट P, है ना? तो देखिए, अगर ये एग्जैक्टली सर्कुलर होता कर्व तो हर पॉइंट पर R की वैल्यू सेम होती, लेकिन यहां पर ये तो एक जनरल कर्व है, तो P पर R का वैल्यू कुछ और है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट A ले लें तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई पॉइंट लीजिए और A के जस्ट क्लोज एक और पॉइंट ले लीजिए A' और इसको आर्क मानते हुए आप एक सर्किल इमेजिन कर लीजिए, आप एक सर्किल इमेजिन कर लीजिए। इस सर्किल का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मान लीजिए यहाँ पर उसका सेंटर है, उसको C' मान लिया। बोलिए क्लियर है? तो C' जो हुआ वो A पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और A से अगर C' को मिला दें तो यहाँ पर का R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। R1 जो होगा वो A पर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और ये R और ये R1 अलग अलग होगा। बात फॉलो किए, क्लियर है ये बात? ये R और ये R1 अलग अलग होगा। यानी इन्हें कहने का मतलब हमने एक रास्ता ढूंढ लिया कि जब पार्टिकल किसी जनरल कर्व पर मूव करेगा तो किसी भी पॉइंट पर उसके मोशन को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। तो अब बताइए, अगर P पर मोशन को स्टडी करना है तो आपको ये इमेजिन करना है कि P पर मोशन उसका कैसा है, एक हाइपोथेटिकल सर्किल पर उसका मोशन हो रहा है। हालांकि वो इस पूरे सर्किल पर मूव नहीं कर रहा है, वो तो P से P' तक फिर इस तरह से कर्व पर होता हुआ चला जाएगा, लेकिन इंस्टेंटली एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट
आप कह सकते हैं कि पी का मोशन कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। पी का मोशन सर्कुलर मोशन है, और जो सर्कुलर मोशन में जो दो तरह का एक्सेलरेशन होता है वो यहाँ पर फॉलो होगा। अगर पी पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो पी पर अगर आप एक रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो ये टेंजेंट हो गया। इस टेंजेंट के लॉन्ग पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगी और इसी टेंजेंट के लॉन्ग पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा, एटी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और सेंटर की तरफ पार्टिकल का रेडियल एक्सीलरेशन होगा। सेंटर की तरफ पार्टिकल का क्या होगा, रेडियल एक्सीलरेशन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, तब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो the tangential acceleration at p, the tangential acceleration at p, the tangential acceleration at p, at p, p पर tangential acceleration at बराबर, वो तो आप जानते ही हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है जो पीसी के लॉन्ग है, रेडियल एक्सेलरेशन, the radial acceleration, the radial acceleration at p along pc यानी ar बराबर v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई कितना, r। सवाल अब ये उठता है कि p पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो मेन मुद्दा तो यही है कि किसी भी पॉइंट पर जनरल कर्व में रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं अगर ये कर्व एक्स वाई प्लेन में है तो इस कर्व का अपना एक इक्वेशन होगा y एज अ फंक्शन ऑफ x, कर्व का अपना एक इक्वेशन होगा y एज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है ना। हर ट्रेजेक्टरी का, हर कर्व का, सर्किल का, स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सबका अपना अपना एक इक्वेशन होता है। उसी तरह से इस कर्व का भी एक इक्वेशन होगा y और x के टर्म में, अगर मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो अब r की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाएगी वो हम आपको बताते हैं। पहले ये तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल मैंने जनरल कर्व पर मोशन को मैंने ब्रेक कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है? हो गया होगा। देखिए आर निकालने के लिए क्या क्या कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दिया हुआ रहेगा, जिस कर्व पर पार्टिकल मूव कर रहा है, इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? यहां से दो चीज कैलकुलेट कीजिएगा, एक dy बाई dx है ना एट पॉइंट p, बोलो क्लियर है। और दूसरा इसका डबल डेरिवेटिव d2 बाई dx स्क्वायर एट p। क्लियर है? दो चीज कैलकुलेट करना है, dy बाई dx कहां पर, p पर, और d2 बाई dx स्क्वायर भी कहां पर, p पर। अब r का फॉर्मूला क्या होगा, r बराबर होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझिएगा, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 और होल डिवाइडेड बाय d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। बात फॉलो किए, खास के मैथ वाले बच्चों के लिए ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है, r बराबर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई d2y बाई कितना, dx स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, अगर p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को कैलकुलेट करके आप
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों कैलकुलेट कर ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे कि इलस्ट्रेशन करते हैं हम लोग, आप जानते होंगे कि सर्किल का रेडियस कांस्टेंट होता है, ए ही होता है, मतलब आर है तो आर ही होगा हर पॉइंट पर, ठीक है। उससे हम अपने फॉर्मूला को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सर्किल मैंने ले लिया, सेंटर ओरिजिन पर ले लिया, और सर्किल का रेडियस मैंने ए मान लिया, मैंने क्या मान लिया, ए, ठीक है। इस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया आपकी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, कितना है, एक्स वाई। आप जानते हैं सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बराबर कितना, ए स्क्वायर। बोलिए क्लियर है। अब अगर अपने मेथड से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहले निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कितना हो गया, 0, यानी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बराबर माइनस ऑफ 2x, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपका आ गया माइनस ऑफ एक्स बाई वाई, ये वैल्यू किसका हुआ, डी वाई बाई डी एक्स का। अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम लोग, है ना, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बराबर नेगेटिव कांस्टेंट है, बाहर हुआ, ये u बाई वी फॉर्म है, y को छोड़ा, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है, और होल डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, y का स्क्वायर, क्लियर है। मैंने u बाई वी फॉर्मूला लगाया है, dy बाई dx का मान यहां पर आ चुका है, कितना, माइनस ऑफ x बाई वाई, यहां पुट कर दीजिए, तो माइनस ऑफ y माइनस x, और dy बाई dx का वैल्यू माइनस ऑफ x बाई वाई, माइनस माइनस प्लस x बाई वाई, तो x स्क्वायर बाई वाई, x स्क्वायर बाई वाई, है ना, डिवाइडेड बाय कितना, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहां पर है, ये वाई स्क्वायर यहां आएगा एलसीएम लगने के बाद, तो बराबर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई का क्यूब, कितना, वाई का क्यूब हो जाएगा, वाई का क्यूब। चलिए आपने दोनों चीज कैलकुलेट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स भी कैलकुलेट कर लिया और डी टू वाई बाई डी एक्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान। आर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, आर बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब हम लोग लगाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। आपके पास डी वाई बाई डी एक्स भी है और आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है। आर बराबर फॉर्मूला था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का पावर 3/2 का पावर 3/2 और होल डिवाइडेड बाय d2 बाई dx का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबके वैल्यू पुट किया जाए तो r बराबर 1 प्लस डी वाई बाई dx का मान माइनस एक्स बाई वाई, होल स्क्वायर करोगे प्लस प्लस ही रह जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई कितना, वाई स्क्वायर, क्लियर है। और होल का पावर कितना, 3/2, होल का पावर कितना, 3/2, बोलिए। अब बाई d2 बाई डी एक्स स्क्वायर वहां पर आया हुआ है, माइनस साइन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बाई कितना, वाई का क्यूब, वाई का क्यूब। एक और चीज, आप जो आर निकाल रहे हैं तो हो सकता है कैलकुलेट करने पर नेगेटिव साइन भी आ जाए, तो आपको करना यह था कि पूरे पर मॉड लगा देना था। क्या लगा देना था, मॉड, ताकि अगर नेगेटिव आ भी रहा हो तो वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। यहां भी आप मॉड लगा देते,
यहाँ भी आप मॉड लगा देते हो। चलिए ठीक है, अब आर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आर बराबर वाई स्क्वायर यहाँ पे आया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, होल का पावर कितना 3/2, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 3/2, और नीचे में कितना वाई स्क्वायर होल का पावर कितना 3/2, 2 से 2 कटा तो वाई क्यूब बचा, बटा वाई क्यूब बटा कितना वाई क्यूब, होल डिवाइडेड बाय माइनस तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना वाई का क्यूब। बोलिए क्लियर है? और वाई क्यूब क्या हो गया कैंसिल। क्लियर है? ये आर का वैल्यू आया। अब आप बताइए इस सर्किल का इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर, आप पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होल का पावर कितना 3/2, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर पुट किया, यहाँ 2 × 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ए क्यूब बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ए क्यूब कट गया, आर का वैल्यू कितना आ गया ए के बराबर। बात फॉलो किए? यानी ये वाला फॉर्मूला मैंने सर्किल पर इंप्लीमेंट करवाया है, लेकिन किसी भी जनरल कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए बात को? यहाँ पर आर देखिए एक्स और वाई पर डिपेंड करता हुआ नहीं आया, आर कांस्टेंट आया, यानी हर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू ए के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा, है ना? तो ये एक गेटवे आपको खुल गया मोशन ऑन जनरल कर्व को पढ़ने का। मोशन ऑन जनरल कर्व जो जेईई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, लेकिन मोशन इन जनरल कर्व भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में ही पूछ देगा कि बता, जबकि देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन कोई सर्कुलर मोशन तो है नहीं, लेकिन पूछ सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी, और ये क्वेश्चन एससी वर्मा के बुक में भी आपको दिया हुआ है। तो जब तक ये फॉर्मूला नहीं जानिएगा आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम एरोडोप के क्वेश्चन से कल इसको और इलस्ट्रेट करेंगे।